हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Wipro Smart Lighting. Surprisingly human. Good morning, guys. Am I audible to all? Kalai Valakkam. Good morning, Rajveer ji. Good morning, Ansari ji. Good morning, Aman ji. I hope you are getting my voice properly. मेरी वॉइस यदि प्रॉपरली आ रही है तो प्लीज़ कंफर्म कर दें। ओके, ऑल राइट। कल हमने देख लिया था। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और बाकी मुझे कुछ आता नहीं है तो थोड़ा चलिए। देखिए, हमने कल गौरी को थोड़ा सा समझ लिया था और गौरी ने जो है वो घर बसाने की कोशिश की है और घर बसाने की कोशिश की है
मैं बहुत अच्छा हूँ प्रीति जी। आई होप कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। राजवीर जी, आई एम वेरी गुड, आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन है आपका। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी को। और हमने देख लिया था कल गौरी को, और गौरी जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है ये हमने सीखा था। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है कि गौरी जो है ही वांट टू स्टेबलाइज द एम्पायर, वो अपना घर बसाना चाहता है, लेकिन ये जो घर बसेगा वो बसेगा गुलामों के द्वारा। गुलाम कौन है? दैट मीन्स हम देखेंगे 2-3 नाम आते हैं यहाँ पर। एक यल्दौज होंगे, एक आपके कुबाचा साहब होंगे, इसके अलावा हम देखते हैं बख्तियार खिलजी हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा देखें तो हमें देखने को मिलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये आपको देखने को मिलेगा, और ये सारे के सारे जो लोग हैं वो एम्पायर को इस तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी दैट मीन्स टिम्बुल्तान दैट वाज कैप्चर, दैट वाज हैंडल्ड बाय द कुबाचा, एंड द गजनी दैट इज हैंडल्ड बाय द यल्दौज एंड मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये बंगाल के आसपास होते हैं। अब मैंने आपको ये पीडीएफ आई थिंक मिल गया होगा सभी लोगों को। और अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कि द कैरेक्टर ऑफ द गजनवी एंड द गौरी। जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि गजनवी और गौरी जो है उनकी क्वालिटीज में बहुत सारे फर्क हैं, और क्वालिटीज में जब फर्क उनको देखने को मिलता है तो वी विल फाइंड आउट द पर्पस ऑफ गजनवी। इसका पर्पस केवल क्या है? वो केवल धन संपत्ति। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इसके ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि ये क्या ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। करेक्ट है, समस्या क्या है इनके साथ, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था ही वॉज दैट मीन द पर्सन हु इज गोइंग टू एक्सपेंड द इस्लाम एज वेल। वो इस्लाम को भी क्या करना चाहता है, बताना चाहता है, और दूसरा वो यहां से पैसा भी लूटना चाहता। तो ये 2 कारण हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहां पर जो है वो इसका उद्देश्य जो है वो यहां घर बसाना चाहता है, इस्लाम को एक्सपेंड तो है ही। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो 2-3 ये इसके मतलब कह सकते हैं। एक पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे कि वो 17 टाइम अटैक करता है बट ही नेवर फेल्ड। करेक्ट, वो कभी भी जो है वो आपका पराजित नहीं होता है। जबकि यहां पर वो है, वो उसके अटैक्स इतने ज्यादा नहीं है। द नंबर ऑफ दैट मीन्स अटैक इज नॉट सिमिलर लाइक द गजनवी। मोहम्मद गौरी जो है वो बहुत कम अटैक करता है, लेकिन उनमें से भी क्या है, मतलब कह सकते हैं सीधी सी बात है, इनका जो स्ट्राइक रेट है दैट इज वेरी गुड। द स्ट्राइक रेट इज वेरी गुड ऑफ द गजनवी, जबकि इनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्राइक इनका अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा क्रिकेट की भाषा में मैंने आपको समझा दिया, समझ गए होंगे ना, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि 6 बॉल पर 6 रन बना दिए तो आपका 100% स्ट्राइक रेट है किसका? गजनवी का। जबकि यहां पर इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे क्या है कि आपके वीवीएस लक्ष्मण टाइप से हैं, और ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं एसएसएल। ये हमारे क्या हैं, आपके T20 के प्लेयर हैं, ठीक है। इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतर है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं है? तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी। और सही खिलाड़ी की पहचान कहाँ होती है? टेस्ट मैच में ही होती है, ठीक है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी जो है वो टेस्ट मैच खेलता है वो अच्छा खिलाड़ी होता है। तो ये भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं और जान सकते हैं। गजनवी जो है, यदि हम उसकी बात करें, दैट इज ऑब्वियसली ही इज वेरी दैट मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ द वॉरियर्स। मतलब इसमें क्या है, स्किल्ड, और कह सकते हैं कि ये जो जनरल है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, बहुत ज्यादा सफल व्यक्ति है। लेकिन यहां पर गजनवी जो है, गजनवी के समान जो है गौरी जो है वो इतना कैपेबल तो नहीं है। लेकिन वो क्या है, दैट मीन्स, ठीक है, उसमें एक जज्बा है, और वो जज्बा जो है उसको लड़ने को प्रेरित करता है, ठीक है। वो क्या है कि यहां पर तो क्या है भाई कि आप ग्रेट हो, तो और ग्रेट हो तो कहीं ना कहीं आप मैच जीत ही जाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब आधे तो क्या होगे, आपके नाम से डर जाएंगे। बोले आपकी टीम में कौन है? बोला हमारी टीम में जो है आपका सचिन है। बोला अरे अच्छा सचिन है। बोला नहीं नहीं नहीं, बाकी सामने वाले बॉलर तो है, वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है, दैट मीन्स बोलेंगे कौन है? बोला आपका, हाँ ठीक है, मतलब तो ये कुछ ना कुछ जो है इस तरीके से हम देखते हैं। एंड ही वॉज वेरी फॉर्चुनेटेड, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या होगा, भाग्यशाली भी है इस मामले में। और इस तरीके से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये जो है दैट मीन्स कि इनका कैरेक्टर हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं इनके जो दूरदर्शिता की बात करें, मतलब इनका जो विजन है दैट इज वेरी वेरी क्लियर। और यदि हम देखें तो गजनवी जो है इस मामले में इतना अच्छा नहीं है। बट यदि हम गौरी की बात करें तो गौरी जो है वो इसे अपना घर बना लेता है, और इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो गौरी है वो ज्यादा फॉरकास्टिंग विजन रखता है, या कह सकते हैं आपका उसका विजन बहुत क्लियर रखता है।
ऑलराइट, समझ में आया। ही इज वेरी गुड पॉलिटिशियंस, ठीक है, एंड ही इज वेरी दैट मीन्स, ठीक है, हैविंग ए गुड विजन्स टू आइडेंटिफाई। जब देखो इन्होंने क्या है 17, ये क्या ऐसा समझ सकते हैं कि यदि कहें, ठीक है, जो अल्पकालिक जो है आपका प्रभाव, दैट मीन्स जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, भाई ये 17 बार अटैक किया, पैसा लूटा और चले गए, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनकी दूरदर्शिता बहुत ज्यादा स्पष्ट है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा दूरदर्शिता आपको देखने को मिलेगी इनके विजन में। तो अच्छा नेता या अच्छा लीडर वही होता है जो लंबे समय को सोचकर चलता है, करेक्ट है। और बाकी जो है दैट मीन्स, ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए कि जैसे क्या है, कुछ पार्टीज क्या करती हैं, वो ये कहती हैं, कुछ पार्टीज जो है वो ये कहती हैं, बोले कि यार कि हमें केवल यही चुनाव जीतना है, 2019 का जीतना, उसके बाद हमारी 5 साल की सरकार बन जाएगी और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ पार्टी कहती है, बोला नहीं हमें क्या करना है, बोला 2030 के चुनाव के लिए भी तैयारी करनी है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आप ओलंपिक में मेडल्स की बात करते हैं तो यही चीज होता है, ठीक है। ब्रिटेन जो है ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उस ब्रिटेन ने जो है वो 3rd पोजीशन हासिल कर ली, ठीक है। तो ये विजन जो है वो क्लियर समझ में आता है, ठीक है, और वो विजन जो है वो आपको गौरी में देखने को मिलेगा। आया ही नहीं आया समझ में? तो इसीलिए जो बीजेपी जो आप देखते हैं, बीजेपी का मैनेजमेंट यहां पर गौरी के समान है, और वो मैनेजमेंट आपको क्लियर समझ में आएगा कि ना केवल दे आर स्ट्राइकिंग द इलेक्शन ऑफ द 2014, ठीक है, वो 19 को भी करते हैं और 22 को भी फोकस कर रहे हैं और आगे भी वो करते जाएंगे, समझ में आए। लेकिन कांग्रेस जैसे हम देखेंगे तो कांग्रेस का हिसाब किताब क्या है, कांग्रेस सोचती है कि भैया यही चुनाव जीत जाए, बाकी का फिर आगे देखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, वो अभी से काम करना शुरू कर जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको अमेठी का लेना चाहूंगा, ठीक है। अमेठी में क्या है, अमेठी में आप देखेंगे राहुल गांधी थे, और राहुल गांधी कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या हुआ, यहां पर इन्होंने स्मृति ईरानी को लेके आए, ठीक है। स्मृति ईरानी ने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, पता नहीं कितने साल काम किया, और फाइनली, ठीक है, वो देखो उन्होंने क्या कर दिया वहां पर, आपको पता है, ठीक है, अमेठी को राहुल गांधी को हरा दिया, वापस नीचे दक्षिण में जाना पड़ा राहुल गांधी को। तो ये एक कैरेक्टर है, वो आप समझ सकते हैं गजनवी और गौरी के साथ। आज की सिनेरियो से ही मैंने समझाया, ठीक है, दिस इज द बेसिक कंपैरिजन बिटवीन द। इसके अलावा महमूद केवल क्या करता था, दैट मींस, ठीक है, ही वाज टेकिंग द वेरी इजी टास्क। अब आपको देखिए 2 काम है, एक है ए और एक है बी। अब ए और बी का मतलब यहां पर ये है कि दिस इज वेरी स्मॉल टास्क, ठीक है, बहुत ही छोटा काम है, लूटना, ठीक है। बोला ठीक है, हम जो है गजनवी जो है वो क्या करता था, इसको सिलेक्ट करता था, और गौरी जो है, गौरी ने इस टास्क को क्या किया, लिया और बोला कि नहीं आज कुछ तूफानी करते हैं, चलो इंडिया में घर बसा कर देखते हैं। तो इस तरीके का जो काम है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द गौरी। और गौरी जो है समटाइम्स टुक द सच टास्क हैज हैंड which he did not have the ability to complete। कभी कभी वो अपनी आवश्यकता से ज्यादा बड़ा टास्क ले लेता है, और ये जो है केवल उसी चीज को लेता है। आया नहीं आया समझ में? तो ये है क्वालिटी गजनवी और गौरी की, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ कारणों को भी हम देख लेते हैं, कुछ कारण जो है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि राजपूत कम्युनिटी जो है वो आपकी हार जा रही है। राजपूत एरा के दौरान हमने देखा है द पॉलिटिकली यूनिटी जो है वो राजपूतों में नहीं है, और इसी वजह से वो लोग डिफीट कर जाते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल फाइंड आउट द लॉट्स ऑफ रीजंस दैट्स व्हाई द राजपूत इज गोइंग टू डिफीट, करेक्ट है। अब ये थोड़ी सी बेइज्जती तो लगेगी भाई हमको, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रीजन तो पढ़ने पड़ेंगे, समझ में तो आया कि नहीं आया, ठीक है। देखते हैं, दैट मींस हम देखेंगे देयर इज अ लैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग पावर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि सेंट्रल में पावर कमजोर होगी, कोई ना कोई झांकने आएगा, और झांकने वाला बोलेगा क्या भैया क्या चल रहा है, बोला हमारे यहाँ तो भाई फॉग चल रहा है, वैसे हम समझ लेते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि भाई हमारे यहाँ सेंट्रल में पावर वीक है, और वीक पावर का उपयोग या वीक पावर का जो है फायदा उठाया जाएगा। ये हमने पीछे भी देखा है, जब हमने अलेक्जेंडर की बात की है, अलेक्जेंडर तो भी आपका यहीं तक आया था, इसके बाद हम सेंट्रल एशिया को भी हमने देखा था, और भी हमने घटनाओं को समझा है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? सीधी सी बात है, सेंटर में पावर कमजोर होगी, आपका कोई ना कोई अटैक करने आएगा, और जब कोई अटैक करने आएगा तो यहां पर हम देखेंगे कि राजपूत जो है वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा राकेश जी, ठीक है, यू आर राइट कि वी आर बिजी इन द इलेक्शंस, ठीक है, एंड जब सभी पार्टी इसमें बिजी हो जाएंगी तो भैया देश को कौन संभालेगा? सारे के सारे तो चुनाव प्रचार करने चले गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, देश के प्रधानमंत्री को हमने दैट मीन्स चुना है, मतलब हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, और वो है तो वहां चुनाव प्रचार कर रहा है, बोलता है मित्रों अरे तुम देश के प्रधानमंत्री हो या बंगाल के प्रधानमंत्री बन गए हो, ठीक है। चलो खैर बात करते हैं, पूरा मिनिस्ट्री वहां पहुंचा है, ठीक है, देश कैसे चलेगा, ठीक है।
इसके अलावा हम देखते हैं देयर इज ए लैक ऑफ नेशनलिटी। आज की डेट में यदि देखेंगे कि भैया कि जो आज को नेशनलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, जो भक्तिज्म जो आपको ज्यादा देखने को मिलता है, उस समय वहां पर उसकी कमी थी। याद करिए, थोड़ा सा समय पीछे जाइए, अभिनंदन सर, ठीक है, अभिनंदन सर, दैट मीन्स ठीक है, जो हमने हमारे जो मिग आई थिंक मिग F-16 और M-21, सॉरी, ये आपको पता होगा कि जो आपका एक एयर स्ट्राइक हुई थी, और एयर स्ट्राइक में हमने देखा था अभिनंदन जो सर हैं, ठीक है, उनको मतलब उनका जो प्लेन है वो आपका क्रैश हो गया था। क्रैश होकर मतलब वो क्या है कि पाकिस्तान की बॉर्डर में चले गएंगे। हाँ, आई थिंक M-21 एंड obviously F-16 था। F-16 जो है वो हमारा था, इंडिया का। आई थिंक मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, ओके ओके, पाकिस्तान और इंडिया का था, ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। तो M-21 आई थिंक हमारे पास था, इंडिया के पास, और ये जो है F-16 पाकिस्तान के पास था, ऐसा हम समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा क्लियर हुआ। तो वी कैन से दैट कि उस समय जब हमने देखा कि भाई कि पुलवामा में अटैक हुआ, और पुलवामा में अटैक के बाद हम देखते हैं कि लोग जो है वो एकदम से ऐसे पागल हो गए और बोले कि भाई कि हमें क्या करना है कि पाकिस्तान पे अटैक ही कर देना है। याद करिए वो इंसिडेंट। इस समय देखेंगे कि पूरा देश में एक ऐसी लहर हो गई थी, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इकट्ठा हो गई थी। वो नेशनलिज्म जो है वो नहीं था, दैट वॉज एब्सेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द राजपूत एरा। और राजपूत एरा के टाइम पे हम जो है वो अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दों के लिए लड़ रहे थे। क्षेत्रीय मुद्दे क्या है? किसी के पानी नहीं आ रहा, किसी के यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, किसी को कोरोना का वैक्सीन नहीं मिला है, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, साहब हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं। तो राष्ट्रीय मुद्दा तो जो है वो था ही नहीं, और राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होगा, नेशनलिज्म नहीं होगा, तो वी आर नॉट गेटिंग द यूनाइटेड एंड वी विल दैट मींस द डिफीट द वॉर। ठीक है, हम सीधी सी बात है, हम हार जाएंगे। इसके अलावा राजपूत साहब जो हैं, राजपूतों के पास कोई एक फिक्स आर्मी नहीं हुआ करती थी, उनके पास कोई सेना नहीं हुआ करती थी। क्या होता था जब हम देखते हैं वॉर डिक्लेयर होता है, उसके बाद क्या करते हैं कि लोग जो है वो वॉर के लिए जा रहे हैं। कहां चलना है भैया? वॉर करना है, लड़ने चलना है। जैसे हम देखते हैं ना कि दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो जाती है, आओ तुम्हें देख लेंगे, कहां आना है, ठीक है। तो वो एक अस्थायी सेना होती है। अब मान के चलो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ए और बी। ए ने किया बोला कि आ जाओ तुम्हें देख लेंगे। ए के पास बहुत सारे लड़के हैं, वो लेके आया। बी बोलता है कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद हम भी देख लेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि भाई कहां मिलना है, बोला कि इस 56 भोग पर मिलना है, इस चौराहे पे मिलना है। अब इस चौराहे पे मिलना है, ठीक है। बी ने फोन किया, उसके पास 2 ही लोग आए, यहां पर 10 खड़े हैं। अब आप समझ लीजिए क्या होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशंस, ठीक है। यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेना नहीं है, और जब सेना नहीं होगी तो हमारी सिचुएशंस जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा जो है, हाँ लड़के लाया, ठीक है। तो भाई सीधी सी इसके अलावा वी विल फाइंड आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द, देखो इनिशियली फेज में हम देखते हैं जब हम मौर्यन पढ़ रहे थे, और मौर्यंस में हम देखते हैं कि वी हैव फाइंड आउट द बेनिफिट्स ऑफ द एलिफेंट्स। हमने मौर्य काल में एलिफेंट्स को जो है वो बेनिफिट लेते हुए देखा है, और एलिफेंट्स को हमने क्या किया था, हमने उसको सोमरस पिला दिया था और बोला था जाओ वहां जाके गिर जाना। डू यू रिमेंबर, ठीक है। लेकिन अब एलिफेंट्स की कहानी जो है वो थोड़ी सी पीछे चली गई है, और हमने गुप्त एज के आसपास, या हमने जब फ्यूडलिज्म्स को डेवलप होते हुए देखा है, तो उस समय जो है आपका अश्व, या कह सकते हैं जो आपका हॉर्सेस है, कैवलरी फोर्सेस, उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और ये अरब जो हैं, अरब के घोड़े बड़े फेमस हुआ करते थे। अरब के घोड़े वैसे ही थे, और ये सीधे सीधे आक्रमण करते थे, और ये बाहुबली की तरह जो है इतना ज्यादा तेजी से अटैक करता था कि सामने वाला पस्त। हम यहां पर बोल ही रहे हैं अटैक, वहां जाकर तो वो सामने वाला मर चुका है। ये पावरफुल था, दैट मींस, ठीक है, हमारी कैवलरी या हमारी सेना, ठीक है। दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द हॉर्सेस, कैन वी हैव फाइंड आउट द इंडिया के पास या राजपूतों के पास इतने अच्छे घोड़े नहीं थे, और जो घोड़े हुआ करते थे वो अरब से आते थे, और सीधी सी बात है हमारे जो अटैकर्स आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं मोटे तौर पर। तो वी कैन से दैट कि भाई हमारी जो पावर है, ठीक है, वो अश्व जो है हमारे पास नहीं है। और ये है भी तो हमारे पास क्या है, वो जो आपका जैसे देखने को मिलता है ना, जैसे आपका पुलिस वालों के पास एक राइफल होती है जिसको 303 कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही समझ लीजिए, और सामने वाला क्या AK-47 लेके घूम रहा है, दाएं 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 दाएं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कई मूवीज में इसको हम देखते हुए समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे राजपूत जो हैं, यहाँ घोड़े नहीं गधे, सही राकेश जी आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ घोड़े नहीं है, ठीक है, यहाँ गधे ही हैं, ठीक है। अभी पॉलिटिशियन हमारे गधे ही है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि जीन्स को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भाई पहले
चीजों को समझने की कोशिश तो करो, ठीक है। राजपूत की बात करें तो उनका जो कंसेप्ट है, दैट मीन जो बैटल सिस्टम है, दैट इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। अब राजपूत का एक सिस्टम ऐसा भी हम देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो हाथी पर लेकर चलते हैं, ठीक है। अपने आप को हम देखते हैं हाथी पर बैठा दिया, हाथी पर कोई भी राजा जो है वो दूर से दिख जाता है। ये लोग क्या है, हॉर्स लेकर आ रहे हैं। हॉर्स वाला बोलता है कि काम करो, फास्ट तरीके से हमारे आर्चरीज को जो है आपको अटैक करो, और हम क्या करेंगे, हम इस राजा को ही सीधे सीधे अटैक करेंगे। आंख में लगा तीर, राजा गया निपट, ठीक है, आपको हो गया, दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स कि आपने चेस जीत लिया, चेकमेट। सिंपल सी बात है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द राजपूत, ठीक है। और राजपूत की पॉलिसीज जो है इतनी अच्छी नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब आपके पास पूरा टीम है, लेकिन आपका जो है किंग जो है वो आपका हार गया है, और किंग गिर कर मर गया है, ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात है, आपकी टीम का कुछ नहीं होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस इज द डिफेक्टिव पॉलिसीज ऑफ द राजपूत। राजपूत क्या है कि ऐसा ऐसा करते थे, उनका हाथी अलग से चलता था, बीच में दूसरा दिख जाता था, भैया इसी को अटैक करना है, कोई भी बोल देता था, ठीक है। इसके अलावा राजपूत जो हैं वो थोड़े से डिफेंसिव अटैकिंग नहीं करते हैं। अभी आप देखेंगे कि इंडियन टीम जो है वो आपका टेस्ट मैच में भी अच्छा कर रही है, ठीक है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा देखेंगे, जब 1960-70 के आसपास जब जाते हैं, ठीक है, 1960-70 के आसपास जब देखते हैं, सुनील गावस्कर वगैरह खेला करते थे, तो उस समय इंडिया जो है वो क्या करती थी, टेस्ट मैच ही खेलती थी। और टेस्ट मैच किसके लिए खेलती थी, टेस्ट मैच ड्रॉ करने के लिए खेलती थी। अब ये ड्रॉ के लिए कोई खेलता है क्या ठीक है। तो राजपूत जो है वो डिफेंसिव काम ज्यादा करते थे। अब भाई आपको वॉर जीतना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अटैक करना होगा। और अटैक तभी आ जाएगा जब आप टी शर्ट जो है निकाल देंगे और टी शर्ट निकाल कर लहरा देंगे। मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये जज्बा जो है आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा सौरव गांगुली, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि उन्होंने कभी टी शर्ट तो नहीं निकाली है, लेकिन उनका जो तरीका है, दैट मीन्स, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। और उसके बाद आपके विराट कोहली, ये तो क्या गाली भी दे देते हैं, आजकल बहुत चलता रहता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, इज वेरी एग्रेसिव एंड दिस काइंड ऑफ द एग्रेसिव पॉलिसीज दैट इज वेरी रिलेटेड टू द राजपूत। राजपूत जो है वो बहुत ही डिफेंसिव हुआ करते थे, हमेशा बैकफुट पे खेला करते थे। इन्हें एग्रेसिव होकर आपका फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया। तो उस समय हमारे पास दादा नहीं थे राजपूत काल में, उस समय हमारे पास विराट कोहली नहीं थे, नहीं तो हम जो है शायद अपना बैटल जीत जाते। ऑल राइट, समझ में आया। इसके अलावा जो है राजपूतों के पास जो है आपके गुप्तचर नहीं हुआ करते थे। जाओ वहां पता कर लगा के आओ, ठीक है, वहां की इंग्लैंड की टीम में क्या चल रहा है, ठीक है, जो दैट मीन्स, ठीक है, वहां के लोग क्या कर रहे हैं, वहां कौन सी किस तरीके से बॉलिंग प्रैक्टिस की जा रही है, किस तरीके से वो आपके वॉर स्ट्रेटजीज को अपना रहे हैं, किस तरीके के वो वेपन यूज कर रहे हैं, ऐसा जानने वाला ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं था, जिसको हम कह सकते हैं आज की डेट के इंटेलिजेंस ब्यूरो, आज की डेट के रॉ। ये सारी सुविधाएं जो हैं उस समय राजपूतों के पास नहीं थी। राजपूत तो क्या करते थे कि जब आपका वॉर हो रहा है उस समय बोलते थे, आ भाई लड़ने चलना है, कहां चलना है, बोला वो आपके 56 वाले चौराहे पर आपको चलना है, ठीक है, लड़ाई चलना है। कुछ राजपूत बोलते थे, ठीक है भैया हम आते हैं, बाद में आते हैं, और वो बाद में कभी नहीं आते थे, ठीक है। जयचंद्र को हम इस एग्जांपल में फिट कर सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जब आप देखते हैं 1192 का बैटल होता है, और 1192 के बैटल के समय पर क्या होता है कि आपका ऐसा कहा जाता है कि जो आपके पृथ्वीराज चौहान है वो क्या करना चाहते हैं, राजपूतों को यूनाइटेड करना चाहते हैं, लेकिन जयचंद्र जो है वो बोल देते हैं कि भैया नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। वी कैन से दैट कि भाई ये आपकी यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस तो दोस्त तो हैं ही, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि उनके पास कोई एजेंट नहीं है। आपके पास यहां पर इनका कोई टाइगर नहीं है, इनके पास टाइगर समझ गए होंगे आपका, है ना, टाइगर अभी जिंदा है, ठीक है। इसके अलावा जो है राजपूतों में एक डिफेक्टिव सिस्टम भी हुआ करता है, जो आपका हेरिडिटी बेस होता है। देखो सीधी सी बात है, आप देखिए इसको एग्जांपल समझ लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, उसी का वही होगा जिसके पीछे गांधी लिखा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब भाई मैं चाहूं कि भैया मैं वहां पर इंडियन प्रेसिडेंट बन जाऊं, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो सीधी सी बात है, इंडियन नेशनल का, और ये राहुल गांधी जो है वो इसके संभावित उम्मीदवार हैं, करेक्ट है। तो राहुल गांधी बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी कैसे हैं, दैट मीन्स, ठीक है, ये आप सभी को पता है। मेरे हिसाब से तो उनको क्या बैंक की तैयारी करनी चाहिए थी, तो शायद बैंक का उनका पेपर क्लियर हो जाता, बढ़िया कहीं 10 से 5 नौकरी कर रहे होते और ये दंड फंड से बचे होते। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं उनके जीन में नहीं है या उनके बस में नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन
ओवरऑल हम यहां देखेंगे उन पर जबरदस्ती राजनीति थोपी जा रही है, ऐसा आप सभी को समझ में आ गया। तो ये डिफेक्टिव सिस्टम है, ठीक है, बोला नहीं वही रख सकते हैं, और इसी की वजह से जो है आपका विपक्ष जो है कमजोर होता जा रहा है, और जब विपक्ष कमजोर हो रहा है तो कुछ लोग जो है कुछ ज्यादा जो है हवा में उड़ रहे हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए कहानी जो इस तरीके से हम देखते हैं। इसके अलावा राजपूत जो है वो अपने सीमांत का प्रदेश का मतलब है दैट मीन द फ्रंटियर रीजन्स, ठीक है, दे आर इग्नोरिंग दिस रीजन्स। वो इस रीजन की परवाह ही नहीं कर रहे हैं, इस रीजन को वो इतना टेक केयर नहीं करते हैं, उसकी सिक्योरिटी पर वो ध्यान नहीं देते। देखिए भाई इतना क्लियर है कि यहां पर समंदर है, यहां से कोई आ नहीं सकता, यहां पर समंदर है, यहां से कोई नहीं आ सकता, और यहां हिमालय है जो किसी को आने देगा नहीं। करेक्ट है। अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है, गेट यही है, और यदि आपने उस गेट की सुरक्षा कर ली होती तो शायद जो है आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचा पाते। तो ये सिक्योरिटी है, और ये सिक्योरिटी दैट वाज नॉट हैंडल्ड बाय द राजपूतास, ठीक है, राजपूतों के द्वारा इसको हैंडल नहीं किया गया, और इस सिचुएशंस की वजह से हम यहां देखते हैं कि जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा देखो ये और समस्या थी, राजपूत लोग जो हैं दे आर बिलोंगिंग टू द रिलीजन्स, एंड दिस रिलीजन इज नथिंग बट दैट इज वैदिक एज। ये किस धर्म को मानते हैं? वैदिक एज को मानते हैं। मतलब कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, जय भवानी, जय शंकर, लाइक दिस। करेक्ट है। इसके अलावा जब वॉर हो रहा है तो एक काम करते हैं, पंडित जी ने बोला भैया पहले अब क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद ही हम क्या करेंगे, वॉर डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ही हम चिल्लाएंगे आक्रमण। अभी पूजा का समय कितना है? बोला आपका पूजा का समय है भाई 12 से 1 लेकिन सामने वाला तो जो है वो अटैक करने के लिए खड़ा हुआ है, और वो सुबह 8 बजे ही आ गया है, तब तो क्या होगा, 4 घंटे का गैप हो जाएगा, सामने वाला आपको थप्पड़ मारकर चला जाएगा, चेक और मेट हो चुकी है, ठीक है, फिर क्या होगा। तो ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस इस तरीके के क्या होते थे, सुपर इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, भविष्यवाणी देखने को मिलेगी, फॉरकास्टिंग देखने को मिलेगी। एक आए और बोलते हैं पंडित जी अभी रुक जाइए, अभी नहीं, अभी वॉर नहीं होगा जब तक कि नारियल नहीं फोड़ा जाएगा। अब नारियल को लेने के लिए मान के चलिए राजपूत गए कहां, दिल्ली, और दिल्ली से आने में टाइम लग जाता है। वी कैन से दैट कि भाई की सिचुएशंस जो हैं वो आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा रिलीजियस रीजन है। अब आप बताइए भाई बिल्ली रास्ता काट जाएगा तो क्या आप पेपर देने नहीं जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, मैं मान लेता हूं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इतना अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए कि सारी चीजें हैं। और रिलीजन बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, तो इस वजह से जो है राजपूत कहीं ना कहीं हार जाते हैं। जबकि आपका गौरी या गजनवी जो है वो इस तरीके से नहीं देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भैया मुझे किसको हराना है, केवल राजपूत को हराना है, और मुझे इस तरीके से काम करना है। सोसाइटी की बात कर लेते हैं, सामाजिक कारण बात कर लेते हैं, ये वहीं से जुड़ा हुआ है, और सोसाइटी में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें। अब देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, सोसाइटी के रीजन को समझने के लिए हम देखेंगे, हमारे पास ब्राह्मण है, हमारे पास क्षत्रिय है, हमारे पास वैश्य है, और हमारे पास शूद्र, ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या है, इसका काम है वॉर करना, इसका काम क्या है भाई, ठीक है, वर्शिप करना, ठीक है, नारियल लेके आना, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, ये व्यापार से जुड़ा हुआ है। यस 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 राकेश जी, उसी पॉइंट पर आ रहा हूं आपकी बात पर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। और ये शूद्र का काम क्या है, दैट मीन्स फार्मिंग करना या बाकी सर्व उसकी सेवा करना। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि वॉर किसके पास आता है, वॉर जो है वो क्षत्रिय के पास आता है, दैट मीन्स ठीक है, राजपूत अपने आप को यहीं से जोड़कर बता रहे हैं, ठीक है, राजपूतास इज बिलोंगिंग टू द दिस कम्युनिटीज, और वो ये कहते हैं कि वॉर जो है वो लड़ना किसका धर्म है, वॉर केवल जो है इन्हीं का धर्म है। क्या यहां पर ब्राह्मण बोलेंगे नहीं नहीं साहब, ठीक है, हमारा काम तो वर्शिप करना है, ठीक है, हमारा काम व्यापार करना, और हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। यदि ये लोग जो है सब यूनाइटेड हो जाते, ठीक है, तो शायद जो है कहानी कुछ और हो जाती। ऑलराइट, समझ में आया। अगर सिक्योरिटी सिर्फ जो है छतरी पर नहीं छोड़कर, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता, तो वही चीज बात हो जाती है ना, सीधी सी बात है कि सब इक्वल होते और सभी में नेशनलिज्म होता। अभी यहां पर क्या है, ब्राह्मण जी के पास नेशनलिज्म नहीं है, वैश्य के पास नहीं है, शूद्र के पास नहीं है, इन सब में यदि बेसिकली नेशनलिज्म होता, हमारा भारत को बचाना है, ठीक है, भारत माता की जय, और यहां पर हम देखते हैं कि सबको यूनाइटेड किया जाता, तो शायद कहानी अलग होती।
ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो आप सीधे सीधे हम इसको समझ सकते हैं कि द पीपल्स आर नॉट यूनाइटेड एंड नॉट यूनाइटेड ऑन दैट ऑन द टॉपिक्स ऑफ द नेशनलिज्म्स, ठीक है, नेशनलिज्म्स के मुद्दे पर वो लोग जो हैं वो यूनाइटेड नहीं हैं। और जब यूनाइटेड नहीं होंगे तो सामने वाला जो है वो आपको फायदा उठाएगा, और फायदा आपने उठाया है ये आपको पता है। करेक्ट है? समझ में आया कि नहीं आया? और इस तरीके से आपको सिचुएशंस देखने को मिलेगी। तो शायद ये लोग यदि होते तो सिक्योरिटी जो है वो आपका देखने को मिलता है। और सर कास्टिज्म्स कभी खत्म हो पाएगा? भैया इसका आंसर तो जो है, ठीक है, वो मोदी जी ही दे सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस बन रही हैं वो आपके कास्टिज्म्स, और आप देख लीजिए कि कास्टिज्म्स वाला जो व्यवस्था है वो हमारे डेवलपमेंट में कितना बाधक है। कल मैं एक वो व्हाट्सएप पे स्टेटस चलते हैं तो वहां पर एक सर जो थे, ठीक है, वो मतलब इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने क्या है, वो इकोनॉमिस्ट भी थे, मतलब इकोनॉमी में काम नहीं करते बट वो जीएस सब पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने स्टेटस में लिखा हुआ था कि जैसे बैंक वाले जो हैं वो बैंक वाले खुश हो जाते हैं कि उनको सैलरी टाइम पे मिल जाती है, बैंक वाले खुश हो जाते हैं कि किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान खुश हो जाते हैं क्योंकि बैंक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैंक वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि जो है आपका ये वाला बिल लेकर आया जा रहा है, ये जो है, ऐसा हम कह सकते हैं वी आर हैप्पी टू दैट मीन्स, ठीक है, कहीं ना कहीं जो दूसरी कम्युनिटीज के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर हम खुश हो जाते हैं। और बैंक वाले खुश हो रहे हैं, बोला एसएससी वाले आंदोलन कर रहे हैं, एसएससी वाले खुश हो जाते हैं, बोला आपका पीएससी वाले आंदोलन कर रहे हैं, पीएससी वाले बोल रहे हैं कि भाई, इस तरीके से हम देखते हैं कि छोटी छोटी खुशियां हम ढूंढ लेते हैं और इसी का नाम है विकास। आया नहीं आया समझ में? तो वी आर नॉट यूनाइटेड, वी आर दैट मीन्स, ठीक है, नॉट यूनाइटेड ऑन द इश्यूज, ठीक है। आप देख लीजिए कितने मुद्दे चल रहे हैं, एलआईसी का निजीकरण चल रहा है, ठीक है, इसके अलावा बैंकों का निजीकरण चल रहा है, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे फार्मर का प्रोटेस्ट चलता है, ठीक है, इसके अलावा आप सीए का मुद्दा आप देख लीजिए। देखो भाई, सीए का मुद्दा मैं केवल एक लाइन में यदि कहूंगा, आपके घर में 100 लोग हैं और आप 50 लोगों को और लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ ही खुद खाने की समस्या है तो 50 लोगों को लाने की जरूरत क्या है? मैं केवल, ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली वाले में आपका देखिए बिल लेकर आ गए। इतने सारी चीजों को यदि हम यूनाइटेड कर दें और यूनाइटेड करने के बाद यहां पर हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट करें, तो शायद जो है कहानी कुछ और होगी। आया नहीं आया समझ में? दिस इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ द यूनिटी। यही है संगठन की शक्ति, और ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं, और ये सारी की सारी चीजें आएंगी, और बाकी चीजों को फिर हम पीछे छोड़ सकते हैं। सर ये सब डाइवर्जेंस है बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा, दिस इज द बेसिक। कह सकते हैं कि जो विकास जो कहीं खो चुका है, रिलीजन के नाम पर हम लड़ते रहते हैं, ठीक है, हम बाकी चीजों के नाम पर लड़ते रहते हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। सुरक्षा का दायित्व केवल क्षत्रिय वर्ग के पास है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये भी अभी मैंने आपको बताया है। अपोजिशन ही कमजोर है, अपोजिशन कमजोर है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अपोजिशन कमजोर है, लेकिन डेमोक्रेसी में उसकी वैल्यू, उसकी इज्जत भी तो रखनी पड़ेगी। और वो इज्जत कौन देगा? उसका इज्जत जो है वो आपका सत्ता वाला ही देगा, और वो सत्ता वाला ही जो है उसको नहीं दे वाला। कल इलाहाबाद अशोका यूनिवर्सिटी के शायद 4 लोगों ने रिजाइन कर दिया है, बिकॉज, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट्स के मतलब आप कह सकते हैं बेरोजगारी है, और बेरोजगारी जैसी चीजों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो ये हैं कुछ कारण जिसके बेस पर हमने समझा है कि हमारे पास जो है राजपूत जो है वो हार जा रहे हैं, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता। पीडीएफ आप सभी को मिल चुकी है, आई होप। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है, और पेट्रोल की बात तो हमने की ही नहीं है, ठीक है, चलो। अब देखिए, अब देखिए अगला हमारा जो चैप्टर है वो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो है आपका दिल्ली सल्तनत। देखो, अब मैंने आपको ये बताया था गौरी, और गौरी की जो सिचुएशन वो ये है कि गौरी जो है वो दिल्ली सल्तनत के रूप में अपना घर बसाना चाहता है, और जो है
मोदी जी ट्विटर पे सुन नहीं रहे बट बंगाल में रोजगार देंगे। राजवीर जी, राकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे छोटे छोटे चुनावों में आने की जरूरत क्या है। ठीक है, इतना आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वी आर दैट मीन्स, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह सब आ रही हैं। ठीक है, सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो है उसको संभाल लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऊपर से जो अच्छा कर रहा है दिल्ली वाला जो है वो झाड़ू वाला, तो उसको आप बार बार उसको परेशान कर रहे हैं। वैसे सर एमपी को स्टेट, एग्जैक्टली बिल्कुल यू आर राइट। ठीक है, मैं भी बिल्कुल आपको सही बोल रहा हूँ। ठीक है, पार्टी प्रेसिडेंट है, उनको करना चाहिए। पूरा मिनिस्ट्री जो है वहां चला जाता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, ये तो सिचुएशंस चलती रहेंगी। ठीक है, हमारा कर्म है, हमें क्या करना है, दिल्ली सल्तनत को समझना है। तो हम दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ जाते हैं। और दिल्ली सल्तनत इज नथिंग बट, दिल्ली सल्तनत इज रिलेटेड टू द घर बसना। सीधी सी बात है, ये घर किसका बसेगा? हमारी सिमरन का। सिमरन तो याद होगी, और वो सिमरन कौन है? वो सिमरन है हमारी गौरी। ठीक है, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, शाहरुख खान की भी सिमरन थी, और यहाँ पर गौरी जो है शाहरुख खान की है। ठीक है, द वाइफ ऑफ द शाहरुख खान। सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और ये सारी चीजें इंडिकेशंस करती हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। करेक्ट है, नाम तो सुने ही होगा। अब थोड़ा सा आप देखेंगे, वी विल फाइंड आउट द लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रिलेटेड टू द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आपको कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद देखने को मिल जाएगी, ये आपको कुतुब मीनार देखने को मिल जाएगी, और ये आपका अलाई दरवाजा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑल दीज आर्किटेक्चर इज रिलेटेड टू द मेहरौली, एंड मेहरौली इज लोकेटेड इन द दिल्ली। वी विल फाइंड आउट व्हाट विल हैपन। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये दास जो है डायनेस्टीज है, वो आपकी गुलाम वंश जो है उसका एम्पायर आपको यहां देखने को मिलेगा। अब आप देखिए किस तरीके से आप आए, किस तरीके से आप यहां से आने की कोशिश कर रहे हैं, और आने की कोशिश कर रहे हो। और इनिशियली दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज द कैपिटल इज कॉल्ड द लाहौर। अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर जो स्लेव डायनेस्टीज के फाउंडर होते हैं वो लाहौर को अपना कैपिटल बनाते हैं। लेटर ऑन द कैपिटल इज गोइंग टू शिफ्टेड टुवर्ड्स द दिल्ली। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ये वो टाइम है जब हमने देखा है कि पाटलिपुत्र जो है वो डाउन चला गया है। पाटलिपुत्र से कैपिटल कहाँ की शिफ्ट हो चुकी है? कन्नौज की ओर हो चुकी है। कन्नौज लगभग लगभग आपको यहां देखने को मिलेगा, दिस पर्टिकुलर प्लेस पर। नाउ द कैपिटल इज गोइंग टू टर्न टुवर्ड्स द दिल्ली, और हम दिल्ली की तरफ आपको देखने को दिल्ली की तरफ हम देख सकते हैं। तो ये है कहानी, ये है हिस्ट्री। ये दैट मीन्स आप देखेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी लोकेशंस डाइवर्ट हो रही हैं, और लोकेशन किस तरीके से चेंज हो रही है ये भी हमने सीखा, और हमने उसको बखूबी देखा है। तो देखिए, पटना या पाटलिपुत्र के दिन चले गए हैं, कन्नौज के दिन चले गए हैं, और अब आ गए हैं दिल्ली के दिन। और ये दिल्ली पर जिसका सत्ता होगी वही आपका चल रहा है। और ये दिल्ली की सत्ता जो है आप देखेंगे 2021 में भी आपको देखने को मिलेगी। 2021 में जिसका शासन दिल्ली में होगा वही जो है वो पूरा इंडिया का शासन संभालेगा, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 1206 से कहानी शुरू हो जाएगी। काफी लंबा पुराना इतिहास है, और वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो गुलाम वंश या मामूलक वंश की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और मैं आपको पीछे से बता देता हूं। ठीक है, अभी एक आपका चोल साम्राज्य से रिलेटेड एक मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन का पीडीएफ भेज दिया हुआ है। ठीक है, और चोल प्रशासन का पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। हालांकि उसमें कुछ समझाने वाला कुछ खास नहीं है। ठीक है, वो यदि होगा तो मैं थोड़ा सा बीच में कल बता दूंगा आपको। अभी मैं एक्चुअली इस लैपटॉप में वो उसको चेंज नहीं ले नहीं पाया हूं, अदरवाइज मैं आज ही बता देता। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका मामूलक दैट मींस वंश हम पढ़ने वाले। तो ये चोल एडमिनिस्ट्रेशन का देख लीजिएगा, मैं बीच में थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा, कल ही बता दूंगा इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। और स्लेव जो है वो है गुलाम, और इसे कहा जाता है मामूलक वंश। हाँ, इन्वेजन तक मिल गया है। ये वाला पीडीएफ नहीं मिला होगा आपको जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूं, मतलब ये जो आपका दिल्ली सल्तनत वाला। करेक्ट है, ये दिल्ली सल्तनत का पीडीएफ भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और कुछ डिमांड भी आ रही है, जैसे आप बोल रहे हैं कि सर उसको प्रिंटेबल फॉर्म में दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा उसको प्रिंटेबल फॉर्म में थोड़ा सा चर्चा करता हूं। ठीक है सर से, और देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए। हाँ जी जी, राजवीर जी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली की तो सारी लड़ाई है भैया। ठीक है, तो दिल्ली का पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, और मामूलक वंश क्यों कहा जाता है? मामूलक वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जो रूलर आ रहे हैं, एंड ईच एंड एवरी वन इज बिलोंगिंग टू द डिफरेंट मदर एंड फादर। ऐसा हम कहें कि दे आर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट डायनेस्टीज। जैसे हम देखेंगे ऐबक इज बिलोंगिंग टू द कुतवी, Iltutmish is belonging to the Shamsi, and the Balwan is belonging to the Balwani dynasties. ठीक है,
और इनका कनेक्शन जो है अलग अलग डायनेस्टीज से है। इवन दैट मीन्स ईच ऑफ दीज वर द चिल्ड्रंस ऑफ द इंडिपेंडेंट पेरेंट्स, ठीक है, मतलब उनके माता पिता जो हैं वो एक दैट मीन्स, ठीक है, एक दैट मीन्स फैमिली से नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम देखेंगे जैसे हम देखेंगे ऐबक की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐबक जो है, ऐबक के माता पिता जो हैं, मदर एंड फादर, देखिए वो अलग होंगे। इसके बाद इल्तुतमिश की यदि हम बात करें तो उसके माता पिता अलग होंगे, और बलबन की बात करें तो वो भी माता पिता अलग होंगे। वैसे भी क्या है, ये गुलाम है, ये भी गुलाम है और ये भी गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। तो तीनों जो हैं अलग अलग हैं, गुलाम हैं, और उनके माता पिता का कोई दैट मीन्स, ठीक है, लेना देना नहीं है, या कह सकते हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है। इस वजह से इसे कहा जाता है मामुलक वंश। तो मामुलक इज नथिंग बट दैट मीन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट पेरेंट्स, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस डायनेस्टीज इज गोइंग टू कंसीडर गुलाम और द मामुलक। गुलाम तो पता ही चल गया होगा भाई, ये तीनों क्या है, गुलाम होते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश को तो कहा जाता है गुलामों का गुलाम, करेक्ट है, यस, ठीक है, बिल्कुल गौरी के गुलाम है। देखो कई बार ऐसा है, देखिए गौरी ने क्या किया, गौरी ने खरीदा किसको, ऐबक को खरीदा। ऐबक एक दिन गया तो ऐबक ने क्या है, इल्तुतमिश को खरीद लिया, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या है भाई, ये क्या है, गुलामों का गुलाम है, और ये गुलाम किसका है, गौरी का। तो इसका गुलाम कौन हुआ, दैट मीन्स, ठीक है, ऐबक, और इसका गुलाम हुआ इल्तुतमिश। तो इसीलिए इल्तुतमिश को दैट मीन्स गुलामों का गुलाम, दैट मीन्स स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बलबन की भी कहानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऑल दीज बिलोंगिंग टू द स्लेव डायनेस्टीज एंड स्लेव डायनेस्टीज से रिलेटेड है, ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि भाई इसकी फाउंडेशन कौन रख रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक रख रहा है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स ही इज द फाउंडर ऑफ द मामुलक डायनेस्टीज, और दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है। ये इनका आधार कार्ड का फोटो है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर देखने को मिल रहा है, एचडी में खींचा गया भाई लोगों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये अपने आप को क्या बोलता है कि आई एम द स्लेव ऑफ द गौरी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा दैट मीन्स, ठीक है, वफादार होते हैं। ये कोई और नहीं, कटप्पा की तरह है। कटप्पा तो याद है भाई, कटप्पा को क्यों मारा, वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा आपने सुना होगा। और ये प्योर कटप्पा थे, ठीक है। और ये प्योर कटप्पा का मतलब ये है कि अपने आप को ये गुलाम ही मानते थे। कभी जो है वो बाहुबली के साथ बैठकर इन्होंने खाना नहीं खाया है। ये बोलते थे कि मैं सुल्तान नहीं हूं, सुल्तान के पद पर तो आ गए थे, बट ये सुल्तान कभी नहीं मानते थे। ही वॉज वेरी हैप्पी with the that means title is called the सिपाह सालार। हम तो गुलाम हैं, गुलाम ही रहेंगे, और हम शासक नहीं हैं। शासक मतलब हम रूलर बिल्कुल नहीं हैं। हमें जो है आप जो कहना है कह लीजिए। क्या हम शपथ लेंगे, नहीं, हम शपथ भी नहीं लेंगे। और शपथ को यहां पर कहा गया है खुतबा। जैसे देखिए नरेंद्र मोदी ने जो है आपको देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली थी, मैं संविधान की शपथ लेता हूं, ऐसा 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 करता हूं, और प्रधानमंत्री जो है के पद पर कार्य करता रहूंगा। तो प्रधानमंत्री जो है एक शपथ लेते हैं, और वो शपथ जो है दैट मीन्स वो कौन पढ़वाता है, वो हमारे राष्ट्रपति पढ़वाते हैं। सिमिलरली ही वॉज कंसीडर द किंग, ही वॉज कंसीडर द सुल्तान, और सुल्तान कंसीडर किए जाएंगे तो उस समय उनको एक शपथ दिलाई जाएगी, और इस शपथ को ही हम खुतबा कह सकते हैं। एमपी है पर शपथ नहीं लेनी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं नाइदर टॉट खुतबा नॉर इशू द कॉइन्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता था कि आज के डेट में नरेंद्र मोदी जो है आपके प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं, तो आपको कैसे पता चला कि भाई ये आपकी शपथ ले रहे हैं? ये तो हमें 5 साल पहले ही पता चल गया था, या हम कह सकते हैं एग्जाम होना है उसके पहले ही हमें पता चल गया था कि भाई यही बंदा जो है आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि लेकिन यहां पर कैसे पता चलेगा? दिल्ली सल्तनत में उस समय इंटरनेट या ट्विटर या ऐसी चीजें उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, न्यूज़पेपर नहीं हुआ करते थे। तो शासक शपथ ले रहा है, किंग बन रहा है, तो ये लोगों को कैसा पता चलेगा? ये उसकी डीपी के द्वारा पता चलेगा, और वो डीपी उस जमाने में कॉइन्स पर प्रिंट की जाती थी। समझ में आया कि नहीं आया? डीपी का मतलब है डिस्प्ले पिक्चर, जो आप अपने व्हाट्सएप पे लगाते हैं, और वो व्हाट्सएप की पिक्चर जो है वो उस जमाने के शासक कॉइन्स पर लगाते थे। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, कुछ लोग डीपी नहीं लगाते ना भाई, ऐसा भी होता है ना। समझ में आया कि नहीं है? अभी देख लो कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कितने सारे लोग जो हैं उनके जो पिक्चर्स हैं वो नहीं लगे, मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, वैसे हम समझाने के लिए उपयोग ले रहे हैं, करेक्ट है।
तो क्वाइंस पर ये अपना फोटो प्रिंट करा देते थे, या हम कह सकते हैं अपना नाम लिखवा देते थे और ये कहते थे कि भैया देखो, यस ठीक है, हम नए सुल्तान हैं, स्वागत नहीं करोगे। और जब ये कॉइन्स जो लोगों के पास पहुंचते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि यस ये किंग आ गया है, और ये किंग है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो नाइदर ही इज गोइंग टू दैट मीन्स टेकिंग सम काइंड ऑफ द ओथ, या खुतबा नहीं जारी करते हैं। इसके अलावा ना तो ये आपका कॉइन्स जारी करते हैं, ये प्योर कटप्पा हैं, और ये प्योर कटप्पा जो है वो अपने आप को स्लेव बनाकर ही खुश है, या अपने आप को गुलाब बनाकर ही खुश रहेगा। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। आगे आने वाले रूलर जो हैं वो क्या करेंगे, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। वो अपने नाम का सिक्का भी जारी करेंगे, वो अपने नाम का खुतबा भी जारी करेंगे। नाम है इल्तुतमिश, ब्रेक के बाद आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक और क्या करता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव होता है, और स्लेव जो है वो कह सकते हैं दास होता है अपने स्वामी का। स्वामी इसका कौन था वो आपको पता है, गौरी। और गौरी जो है वो उससे काफी खुश होता है। और 1208 के आसपास, ठीक है, मतलब हालांकि देखेंगे 1206 में तो क्या होता है, गौरी जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये दास्ता जो है वो चलती जाती है, स्लेवरी सिस्टम चलता जाता है। लेकिन यहां पर जो गौरी का उत्तराधिकारी है गियासुद्दीन, वो क्या कर देता है, उसे फ्री कर देता है। ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक इज गोइंग टू फ्री फ्रॉम द स्लेवरी सिस्टम्स इन 1208। और राइट, समझ में आए? तो गौरी के मरने के बाद ये थोड़ा सा फ्री होते हैं। ये अपनी कैपिटल किसको बनाते हैं, कैपिटल लाहौर को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी शुरुआत हो रही है दिल्ली सल्तनत की, लेकिन हमारा जो पहला पेज है उस पर लिखा हुआ है लाहौर। और राइट, समझ में आया कि नहीं आया? हमारी बुक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन बात लिखी है उसमें पॉलिटी की। ये वैसा ही कुछ है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? और अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखी है, लेकिन अंदर जो है वो कहानी कुछ और है। तो ये सिचुएशंस वैसी ही है जैसे हमने प्रीवियस मौर्यंस में समझा है, देखा है। करेक्ट आया नहीं आया समझ में भाई? इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो टाइटल लेता है। टाइटल लेने का मतलब यहां पर है कि ही वॉज वेरी जेंटल पर्सन, ठीक है, ही वॉज वेरी काइंड पर्सन, ठीक है। जैसे कडप्पा का कैरेक्टर इतना अच्छा था कि वो कैरेक्टर से आप लोगों को दैट मीन्स, ठीक है, दुख भी होता है, आपको सपोर्ट भी मिलता है दैट मीन्स उस कैरेक्टर के प्रति उसको, और आपको रिस्पेक्ट हो जाती है कि बोला यार ये बंदा जो है अपनी ईमानदारी के चक्कर में अपने मालिक को ही खा जाता है। ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, दान कर रहा है, ग्रांट दे रहा है, ठीक है। और ये ग्रांट क्या कर रहा है, बहुत सारा पैसा दान कर रहा है, लाखों में दान कर रहा है, इसीलिए इसे कहा गया है लाख बख्श, ठीक है। और जनता इसे पसंद करती है, और जनता कहती है भाई ये तो लाख बख्श है। जैसे आज की डेट में हम जो है राहुल गांधी को पसंद करते हैं और कहते हैं पप्पू। जैसे हम आज की डेट में हम फेकू को पसंद करते हैं, बोला कि हमारे 15 लाख रुपए नहीं आए, हमारा पेट्रोल डीजल 30 रुपए नहीं हुआ है, ठीक है, हम आपको जो है वो फेकू कहेंगे, ठीक है। तो ये प्यार से दिया गया नाम है। वैसे ही उस जमाने में जो है लाख बख्श जो है वो प्यार से दिया गया नाम है। आपने बहुत सारा काम किया है, आपने ऐसा काम किया है कि हम आपको हातिम ताई कहेंगे। हातिम ताई, आपने शायद बचपन में एक सीरियल देखा होगा अलिफ लैला, उसमें हातिम ताई की स्टोरी आती है, 7 सवालों को वो हल करता है, इतना जेंटल पर्सन होता है, ठीक है। एक मूवी भी आती थी जिसमें जितेंद्र जो है, जो आपके जो फिल्म स्टार जितेंद्र है, उन्होंने क्या है कि हातिम ताई का रोल भी अदा किया है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे प्यार से दिए गए नाम है, पप्पू कह लो, या कह सकते हैं आपका फेगू कह लो, या बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ट्विटर पे चलता रहता है, आप लोग वहां पाए जाते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा भाई कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा कहानी चल रही है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब ऐबक जब सत्ता में आता है तो ही हैव सो मेनी चैलेंजेस, ठीक है। और चैलेंजेस जो है वो क्या हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं। उसे दिल्ली सल्तनत को बसाने के लिए क्या करना है, दैट मीन्स अपने राइवरीज को भी चैलेंज फेस करना होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपके गौरी हैं उनकी कोई संतान तो होती नहीं है, उनका कोई ना सन है ना कोई डॉटर, ऐसा हम समझ लेते हैं। और जब सन डॉटर नहीं है तो स्लेव जो है वो क्या करेंगे, सत्ता को संभालेंगे। अब स्लेव बहुत सारे हैं, एक नहीं है। अब जब स्लेव सत्ता को संभालेंगे तो आपस में स्लेव आप जो है लड़ाई करेंगे। अब मान के चलिए, लेट सपोज मान लीजिए जैसे आज की डेट में क्या हो जाए, आज की डेट में बीजेपी में क्या है, मान के चलिए कुछ गड़बड़ हो जाए और सत्ता के लिए जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। ये जैसे टिकट नहीं मिली बंगाल में, आप वैसे ही समझ लीजिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर दैट मीन्स, ठीक है, चैलेंजिंग टू ईच अदर्स। वो एक दूसरे को चैलेंज करेंगे। कौन? जैसे इल्तुतमिश। कौन? जैसे कुबाचा।
कुबाचा, इल्तुतमिश, ठीक है, यल्दौज, ये सारे के सारे लोग जो है वो ऐबक को चैलेंज करेंगे भाई कि तुम कैसे बन गए। तो they are going to challenge, that means take it to the Abax, and Abax is going to accept this challenge, and he was handling the all issues by the matrimonial relations, ठीक है, मतलब वो वैवाहिक संबंध बनाएगा। आओ हम एक काम करते हैं, हम रिलेटिव बन जाते हैं, और रिलेटिव जब बन जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, हम एक दूसरे की हम एक दूसरे को क्या करेंगे, पसंद करेंगे, ठीक है, और हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, रिलेशन बन जाते हैं। जैसे आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव जो है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो मुलायम सिंह हैं, उनके यहाँ आप देखेंगे रिलेशंस बना हुआ है, ठीक है, और वो रिलेशंस जो है वो आपका राजनीति में देखने को मिल जाता है। आज की डेट में राजनीति में भी रिलेशंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि क्या है, आप क्या करें, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग कर पाए, ठीक है। वो बात अलग है कि सहयोग यहाँ हो नहीं पाया, यहाँ सहयोग जो है वो आपका पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे भाई समस्याएं हैं और उसको समझाने के लिए काम करता है, लेकिन इस समस्याओं को थोड़ा सा हम कैसे समझते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एबक इज दैट इज, ठीक है, हैंडलिंग द ऑल सिचुएशंस, ठीक है, बाय द मैरिज पॉलिसीज, और मैरिज पॉलिसीज हम देखते हैं एबक क्या करता है, वो खुद शादी कर लेता है यल्दौज की बेटी से, करेक्ट है। यल्दौज जो कि हमने देखा उसका चैलेंजिंग है, तो यल्दौज के दामाद साहब कौन बन गए, ऐबक। अब घर का, अब जो अपनी बेटी है उसका घर तो आप उजाड़ोगे नहीं, चलो ठीक है भैया, यस, ठीक है। ऐबक इज दैट इज ट्राई टू मैनेज दिस, दैट मींस यल्दौज, उसने मैनेज करना है अपनी सिस्टर की शादी जो है, ऐबक अपनी सिस्टर की शादी जो है वो क्या करेगा, कुबाचा के साथ कर देगा और इनको अपना बना देगा बहनोई, ठीक है। रिलेशन आप फाइंड आउट करते रहना भाई, आपका वो रीजनिंग में आता रहता है कौन किसका भाई कौन किसका बेटा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ऐबक इज ट्राई टू मैनेज यल्दौज एंड द कुबाचा बाय द मैरिजेस, ठीक है, एंड सिमिलरली, ठीक है, ऐबक अपनी बेटी की शादी जो है, डॉटर की शादी कर देता है इल्तुतमिश के साथ। तो इल्तुतमिश को क्या बन जाता है, इल्तुतमिश को बना देता है दामाद, और यहाँ खुद बन जाता है यहाँ पर दामाद, ठीक है। ये हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ द रिलेशंस, ठीक है, दैट इज मेंटेन बाय द ऐबक, एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ द ऐबक, एंड दिस क्वालिटी जो है आपको देखने को मिलेगा ऐबक के द्वारा। और ये इससे क्या होगा, मैरिज बन जाएंगी, और मैरिज जब बन जाती हैं तो दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल सही है आपने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इस तरीके से वो सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहा है। देखो समस्या है, समस्या का हल या समाधान कैसे हो सकता है, ये ऐबक ने निकालने की कोशिश की। अब देखो, सॉरी, अभी क्या 2-3 दिन से नींद पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे कि इल्तुतमिश जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये भी इसके सामने भी चैलेंजेस होंगे, और वो इल्तुतमिश जो है वो कुछ अलग तरीके से हैंडल करेगा। जैसे हमने पीछे देखा है, याद करिए, अजातशत्रु क्या कर रहा है, वो वेपन लेकर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था इसके जो फादर थे वो क्या करते थे, वो मैरिज पॉलिसीज के द्वारा एम्पायर का एक्सपेंशन करते थे। तो अलग अलग रूलर्स हैं, और अलग अलग रूलर्स की अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, अलग अलग रूलर्स की अलग अलग क्वालिटी है, एंड दे आर ट्राई टू मैनेज द ऑल थिंग्स। ये सारी की सारी चीजों को जो है वो मैनेज कर रहे हैं, और इस तरीके से हमने ऐबक की क्वालिटी को समझने की कोशिश की, ठीक है। तो ये वही चीज आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कुछ कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आपका स्ट्रक्चर, जो आपका आर्किटेक्चर है उसमें भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो स्थापत्य कला में क्या करने वाले हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं, जिसको हम आर्किटेक्चर्स कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि इंडिया जो है, इंडिया में एक रिलीजन आया, और इस रिलीजन को हम इस्लाम कहते हैं, और इंडो इस्लामिक जो है आर्किटेक्चर्स यहां पर डेवलप होता है। जैसे हम देखते हैं कल्चर या इतिहास, जो आपका जो संस्कृति है उसमें आप देखेंगे इंडो इस्लामिक संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। सेम वी विल फाइंड आउट इन द इंडो इस्लामिक कल्चर, और भारतीय और इस्लामिक शैली जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगी, और इसका प्रभाव जो है वो आपको आर्किटेक्चर्स में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट वी विल फाइंड द मस्जिद, एंड दिस मॉस्क्यू नेम इज कॉल्ड द कुब्बत उल इस्लाम। अभी मैंने जब चैप्टर शुरू किया था, उस चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको इसकी इमेज बताने की कोशिश की थी, अभी हम फिर दोबारा देख लेंगे। एंड इट वाज द फर्स्ट बिल्डिंग्स रिलेटेड टू द इंडो इस्लामिक स्टाइल, और ये इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है वो दो अलग अलग आर्किटेक्चर्स के मिलने से बनती है, और यहां पर जो है डोम ऑफ इस्लाम कहा जाता है, किसका, दैट मीन्स, ठीक है, ये
कुब्बत उल इस्लाम का अर्थ यहां पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे ये डॉम जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। पहला तो ये है, गुंबद आपको दिखाई देगी। दूसरा आप देखेंगे कि यहां पर जो है आपको जो है ये द्रविड़ स्टाइल जो है थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, द्रविड़ स्टाइल की जो चीज है वो आपको दिखाई देगी। इसके अलावा यू विल फाइंड आउट द आर्क, ये जो है चाप भी देखने को मिलेगा। ये जो आप गेट पर आप देख रहे हैं, दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज रिलेटेड टू द आर्क आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है उसका मिक्स फॉर्म देखने को मिलेगा एंड दिस मिक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये भैया देखो यहां पर ये सेल्फी वेल्फी चल रहा है ना, थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इसी के बगल में आपको एक धुंधली धुंधली पिक्चर नजर नहीं आ रही है। ये धुंधली धुंधली पिक्चर नजर नहीं आ रही है, कोई और नहीं, यही है सबसे बड़ी मीनार जिसका नाम है कुतुब मीनार। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जब ये कुतुब मीनार आप जाते होंगे, ठीक है, तो आपने भी ये क्या है सेल्फी वेल्फी लिया होगा ऐसी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। दिस काइंड ऑफ द आर्किटेक्चर्स यू विल फाइंड इन द दिल्ली, एंड दिल्ली में आपको ये कुब्बत इस्लाम जो है पहली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण होता है, जो दो विभिन्न संस्कृतियों को बताया जाता है। अजीत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, आपको वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज की डेट में हम देखेंगे कि वो कल्चर जो है वो सेल्फी में कन्वर्ट हो चुका है, और सेल्फी के कल्चर आप देखेंगे वो थोड़ा सा देखने को मिल ही जाएगा। अब कुतुब मीनार का जो है कंस्ट्रक्शन, उससे रिलेटेड थोड़ी सी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जिसे बाद में जो है यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल किया गया। मेरे सर के ऊपर जो आपको जो मीनार दिखाई दे रही है बड़ी लंबी चौड़ी, ठीक है, इसे कहा गया है कुतुब मीनार। ठीक है, और ये कुतुब मीनार जो है वो मोटे तौर पर जो वर्तमान में है 5 मंजिला इमारत। इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? इसका उपयोग जो है वो किया जाता था अजान के लिए। अजान पर बड़ी चर्चा हो रही है भाई। इलाहाबाद की एक वाइस चांसलर जो है उन्होंने एक टिप्पणी की है, और ऐसी ऐसी चीजें आपको सुनाई दे रही होंगी कि अजान जो है वो आपकी लाउड स्पीकर से नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो म्यूजिक, शोर, ये सब कहानी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये मीनार का उपयोग जो है वो क्यों किया जा रहा है? दिस मीनार वॉज यूज टू मेमोराइज दैट मीन द बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया जा रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं वो कौन है? तो ये एक सूफी संत हैं, और ये सूफी संत कहाँ से रिलेटेड है? चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड है। मैं आपको रिलीजियस मूवमेंट पढ़ाऊंगा, रिलीजियस मूवमेंट हम पढ़ेंगे, और उस रिलीजियस मूवमेंट के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तब हमें बख्तियार काकी के बारे में चर्चा करने को मिलेगी। तो अभी केवल इतना आप याद रखें कि दिस इज द मीनार टू मेमोराइज द बख्तियार काकी। उनको बख्तियार काकी को याद करने के लिए इस मीनार का उपयोग किया जाएगा। जो चिश्ती समुदाय से आते हैं या चिश्ती कम्युनिटी से आते हैं, हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो चुका है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का। किसके टाइम पर? आपको देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर। ठीक है, तो ऐबक जो है मोटे तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं भाई फर्स्ट मंजिल तक ही बना था, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ मंजिल जो है दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द इल्तुतमिश। मतलब पहला मंजिल, ठीक है, ये क्या है आपका जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया जाता है, और ऐबक जो है वो निपट जाते हैं। ऐबक के बाद आपको देखने को मिलेगा कौन? वो है आपके इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है वो आपको ये कंप्लीट करवाते हैं। और हाँ बिल्कुल सही है, आप बेसमेंट आप ऐसे कह सकते हैं, मतलब कि मोटे तौर पर जो निचला हिस्सा है वो इनके द्वारा किया जाता है, एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय द इल्तुतमिश। लेकिन आगे चलकर ये जो है कुतुब मीनार जो है वो थोड़ी सी डैमेज हो जाएगी, और डैमेज जब हो जाएगी तो क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक आएगा, और फिरोज शाह तुगलक बोलता है, बोला नहीं यार इसको एक काम करते हैं, 5 मंजिल कर देते हैं। ठीक है, तो 5 स्टोरीज थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, और 5 मंजिला इमारत जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक जो है, तो फिरोज शाह तुगलक भी बहुत ही खतरनाक आदमी है। ठीक है, दैट इज वेरी मच इंटरेस्टेड, इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू कंस्ट्रक्ट द डिफरेंट सिटीज। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर कनेक्शन जुड़ेगा। ये गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद खिलजी देखने को मिलेगा, और खिलजी के बाद तुगलक आएगा, तब जाके ये मिलेगा हमें। तो ये लंबे समय की समय है। ठीक है, दैट मीन्स, लेकिन ये हमारे लिए तो अभी 5 मंजिला है। ठीक है, हमने किसी ने नहीं जो है वो 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल नहीं देखा होगा। कोई देखा हो कि तो बताइएगा। ठीक है,
इसका नाम नहीं बदला, हाँ 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 बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। इसका नाम क्या रखा जाएगा, आप लोग सजेस्ट करिएगा, ठीक है, देन वी विल। नहीं देखिए, फाउंडर तो जो हैं वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे, बट हम ऐसा कहेंगे कि द पर्सन्स दैट मीन द रूलर्स हु इज रिलेटेड टू द कुतुब मीनार, वी विल कंसीडर द कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड द फिरोज शाह तुगलक। या हम ऐसा कहें कि जो फाइनल जो टच है वो कह सकते हैं कि वो किसने दिया है, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने दिया है। तो फाइनल दैट मीन्स जो अंतिम रूप से जो इसका निर्माण किया गया है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इनिशियली दैट मीन्स स्टार्टिंग जो है वो किसने किया है, वो ऐबक ने किया है। तो ऐसा क्वेश्चंस बनने की संभावना हो सकती है, ठीक है। यहां पर एक्चुअली वास्तविक संस्थापक और आपके संस्थापक वाला हिसाब किताब नहीं होगा, वो तो फाउंडेशन जो हमने ऑलरेडी देखी है वो अलग चीज हो जाएगी। और राइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ, यूपी में होता तो शायद इसका नाम चेंज कर दिया जाता, ठीक है। हमारे यहाँ इसको क्या कहा जाएगा, ठीक है, कुछ नाम सजेस्ट करिएगा तो शायद जो है वो शायद आगे चलकर इसका नाम चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये तो है, लेकिन इतिहास के इन पक्षों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। प्रयागराज तो चलो ठीक है, ठीक किया है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कि भारत की एक कल्चर जो है, जब जैसे कुंभ में आप जाते हैं, देखिए कुंभ में आप देखेंगे कुंभ का मेला लगता है, हर 12 साल में लगता है, ठीक है। हर 12 साल में कुंभ का मेला, देखो मैं हर चीजें बता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, दोनों पक्षों को रखने की कोशिश करूँ, ये ऐसा नहीं है कि भाई, तो जो कुंभ का मेला है वो आपका 12 साल में लगता है, और 12 साल में आप देखेंगे इलाहाबाद की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां पर विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जाती है। पॉपुलेशन इज कमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और वर्ल्ड जो है वो आपका दैट मीन्स के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कभी मीनार सही कहा, ठीक है। तो वर्ल्ड के लोग जब आते हैं और वो कहते हैं कि भाई इलाहाबाद है, और यदि वो उसको देखेंगे कि इसके कल्चर को जानेंगे तो इसका नाम जो है वो प्रयागराज। तो प्रयागराज का इतिहास जो है वो ज्यादा पुराना है, तो उस बेस पर प्रयागराज तो ठीक प्रतीत होते हैं, ठीक है, क्योंकि कल्चर जो है आप प्रयागराज से जोड़कर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपने नाम चेंज किया है, लेकिन हर चीज में नाम चेंज करना ये गलत हो जाता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं, एक मैसेज में पढ़ रहा था, भारत पृथ्वी को पृथ्वी नहीं कहा जाएगा भैया, दीनदयाल गोला कहा जाएगा, ऐसा मेरे पास एक मैसेज आया था। तो एक कल्चर है, उसको कल्चर या उस कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है पुरानी चीजों को आप वो कर सकते हो, तो ये ठीक है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब उसी कल्चर पर क्या हो रहा है, टिप्पणी की जा रही है, ठीक है, तो वो भी गलत है। लेकिन उसको एक व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप ठीक है करिए टिप्पणी, ऐसा है, लेकिन उसका एक मर्यादा, एक डिग्निटी होती है। आप सीएम होकर जो है वो आप टिप्पणी कर रहे हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या नहीं चीजें। इसीलिए तो क्या है, भारत देश जो है इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है, और यहाँ ऐसे ऐसे लोग जो है वो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ की ओर है, ठीक है। अभी जुमा जुमा 4 दिन हुए हैं आपको सीएम बने हुए, कैसा कहते हैं ना कि घर बसा नहीं कि जुबान फिसलना शुरू हो गई, ठीक है। सीएम बने नहीं है कि जुबान, अब इसको जुबान फिसलना कहा जाता है हमारी भाषा में, मतलब हमारे कल्चर में, क्योंकि ये जुबान तो फिसलती रहती है। तो खैर ये तो चलता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये कुतुब मीनार की कहानी समझ में आ चुकी होगी, और ये इसका जो कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला इमारत है, और इस तरीके से हम देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं, जो है अजमेर। अजमेर दैट इज द पार्ट ऑफ द राजस्थान, और यहां पर एक मस्जिद और बनाई जाती है, और ये मस्जिद जो है वो है आपकी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। जिसने ज्यादा बोला उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो तो वैन डीजल का नाम भी चेंज करने वाले हैं, ठीक है, अभी आपको सुनाई देगा, ठीक है। और ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक टेम्पल के समकक्ष बनाया जाता है, या हम कह सकते हैं, और इस टेम्पल को ओवरलैप करके बनाया जाता है, या इसको तोड़कर बनाया जाता है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं। और ये अजमेर में कौन सी कम्युनिटी होती थी, राजपूत कम्युनिटी, और राजपूत कम्युनिटीज में भी कौन से राजपूत यहाँ पर रूल किया करते थे, याद होगा आपको। और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे चौहान, और चौहान में एक रूलर था जिसका नाम था विग्रहराज वीसल देव, डू यू रिमेंबर। और विग्रहराज वीसल देव जो है वो यहां पर एक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उसको बनवाते हैं, और वहां पर ही
ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद बनवा देते हैं, जिनका जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि अढ़ाई दिन झोपड़ा के पीछे कई स्टोरीज हैं। बोलते हैं कि ये क्या है कि 2.5 दिन में बन गया है, या इसको कह सकते हैं वहां मेला लगता है, इसकी वजह से कहा जाता है। बट फिर भी जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा का कंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है? ऐबक से रिलेटेड है। कोई बताएगा कि ये राजा का नाम क्या है जिसने ये आपका टेम्पल बनवाया था? डू यू रिमेंबर? मैंने आपको पीछे भी बताया है कि थोड़ा इतिहास जो है अपने आप को दोहराता है, और इतिहास को दोहराने का समय आ चुका है। और इतिहास को हम थोड़ा सा पीछे झांक के देखेंगे तो वो टेम्पल जो है वो किसने बनवाया है, उसका नाम क्या है? कोई बताएगा? द रूलर नेम इज बिलोंगिंग टू द पृथ्वीराज डायनेस्टी। पृथ्वीराज चौहान की डायनेस्टी से आते हैं वो। और एक नाटक लिखते हैं संस्कृत में, और उस नाटक का नाम क्या है? कोई बताएगा? और उस नाटक की लाइनें जो हैं आज भी जो है अढ़ाई दिन के झोपड़े में देखने को मिलेगी। ये कुछ आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा का जो मस्जिद है वो हम देख सकते हैं। थोड़ा इसका जूम करेंगे तो आपको जो है वो आर्किटेक्चर्स थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। लेकिन अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है ना? मैंने कुछ पूछा, उसका आंसर सर्च करके आइएगा, हम थोड़ा सा बाद में इसकी चर्चा करेंगे फिर। ठीक है, तो आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ता जा रहा हूं। ठीक है, कडप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा? ठीक है ना? मतलब अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो किस रूलर से रिलेटेड है? मतलब प्रीवियस में यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, या एक कह सकते हैं एक आपका एक सेंटर हुआ करता था, और उस सेंटर का जो है उसका रूलर का नाम क्या था? ठीक है, आंसर मेरे को राकेश जी ने दे दिया है, बीसल देव। वेरी गुड, ठीक है, यू आर वेरी राइट। ठीक है, और बीसल देव ने एक संस्कृत का नाटक भी लिखा था। यदि नाटक बता दें तो बहुत अच्छी होगा। ठीक है, यदि नहीं है तो इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। आप लोग खोज भी लेंगे, थोड़ा सा पीछे पढ़ भी लेंगे, और इससे क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो जिसको पता है वो आंसर आप कल ही दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और आज की कहानी को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है राकेश जी, यू आर दैट मीन्स आपने बहुत सही आंसर दिया। हरिकेली, हरिकेली वॉज द नाटक, ठीक है, द ड्रामा नेम, एंड दिस वॉज रिलेटेड टू द अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो ये आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल, और यहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी, और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम एक दिन छोड़ देते हैं और इनको जी लेते हैं, इनकी जिंदगी को भी, क्योंकि अभी पोलो खेलने जाएंगे और पोलो खेलते खेलते जो है इनकी डेथ हो जाएगी। तो कल हम मिलते हैं और कल हम बात करेंगे आगे की कहानी की, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो तब तक के लिए नमस्कार, चमत्कार, टेक केयर, आप सुरक्षित रहें। ठीक है, और बाकी मैं ये पीडीएफ अभी आपको भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। जी बिल्कुल 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 राजवीर जी, मैं बिल्कुल ध्यान देता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सजेशंस एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।